हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और इसके साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे, रोज़ अपनी रिवीजन को कर रहे होंगे। और मैंने जो पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ाया है अभी तक सब आप रिवाइज रोज़ करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो आज मैं पहले पिछले लेक्चर का रिवीजन करवाऊँगी, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे। तो मैंने कल कितना पढ़ाया था, 36 से लेके 40 तक के आर्टिकल पढ़ाए थे भाग 4 में। कौन से भाग 4 में। तो पहला क्या था, 36 क्या था, राज्य के नीति निर्देश। राज्य के नीति निर्देश। राज्य के नीति निर्देश, उसमें मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाषा में राज्य मतलब जो स्टैट्यूटरी बॉडी हो, जो अपने नियम खुद बनाने के लिए स्वतंत्र हो, उसमें चेंजेस करने के लिए स्वतंत्र हो, उन्हें जो भी बनाना है वो खुद अपने आप करे, किसी से उन्हें मतलब डिस्कशन करने की ज़रूरत ना, वो खुद अपना जो भी उनका नियम है, जो भी उनके रूल्स है वो खुद बनाते हों, पूरी तरह से स्वतंत्र हों। और उसके बाद 37 में मैंने बताया था, इसके लिए ये जो है ये वाद योग नहीं है, योग नहीं है। तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते कि मुझे ये चीज़, मेरा ये मतलब ये मुझे पूरा करके नहीं मिल रहा है, तो आप इस बात के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हाँ मेरा ये चीज़ का हनन हुआ है, क्योंकि ये मूल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें नहीं आता है, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। इसलिए इसके लिए आप नहीं जा सकते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, इसलिए इसमें रखा गया है ताकि ये किसी को करने के लिए बाध्य नहीं है, कोई इसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है ना, आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। ये 37। 38 में मैंने क्या बताया था कि ये लोक कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, ये लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है। अगर कोई करना चाहता है इसे फॉलो तो कर सकता है, ना ही इसके लिए उस पर कोई जोर जबरदस्ती है, फोर्सिएबल नहीं है, ये वो उसकी इच्छा पे है, वो उसकी चॉइस है कि वो कौन इस चीज़ को फॉलो करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है। लेकिन क्योंकि ये ज़रूरी है इसे रखना, तो रखा गया है। अब हमारे ऊपर है कि हम मतलब जहाँ भी ये जो फॉलो करना चाहता है वो करे, नहीं करना चाहता है तो नहीं भी कर सकता है, उसके लिए कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, ना आपके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन ले सकता है। तो ये लोक कल्याण को देखते हुए ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। उसके बाद 39 में क्या है, महिला पुरुष को समान काम समान वेतन। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि ये महिला है तो या फिर ये फीमेल है तो इन्हें कम सैलरी दी जाए उसी काम का, और वही काम का मेल को ज़्यादा सैलरी दी जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पे कोई एक्शन भी नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये डीपीएसपी में रखा गया है। इसलिए जो अगर करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि आप सब, जो भी महिला हो या पुरुष हो, दोनों को आप समान काम के लिए समान वेतन दे, इसमें ये कहा गया है। इसके बाद ये है हमारा 39, और 39 का जो क है उसको, उसमें क्या कहा गया है कि मुफ्त विधि सहायता। क्या थी? मुफ्त विधि सहायता। इसे मैंने क्या बताया था कि सरकार या फिर जो भी ऐसा बैंक वगैरह होता है, और जो भी हम ऐसा कहीं कहीं पे ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं, या फिर बिजली वगैरह भरने के लिए हम जाते हैं, या फिर कोई फॉर्म भरना रहता है, अगर हमें वो नहीं आता है, बैंक में गए हमें कोई फॉर्म भरने नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर जो काम करे उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे। तो वो जो सर्विस दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं, यानी वो हमारी सहायता कर रहे हैं। लेकिन सहायता करेंगे, सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन देंगे, ना कि
ये कहेंगे कि लाओ दो मैं भर देता हूँ। वो आपको सिर्फ बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे भरना है। आप उससे पूछेंगे कि यहाँ यहाँ, हाँ वो बताएंगे कि हाँ ये भरिए, लेकिन आपको भर के नहीं देंगे, सिर्फ आपकी सहायता करेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास वकील नहीं रहते हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास वकील रखने की मतलब इतनी मेरी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि मैं रखूं वकील अपने लिए, तो जो कोर्ट होती है वो हमें अपने तरफ से वकील अपॉइंट करती है। वो फ्री में होते हैं, हमें उसके पैसा नहीं भरना, लेकिन गवर्नमेंट वो हमें फ्री में दे रही है, तो वो भी एक विधि सहायता ही होती है। तो इस तरह से मतलब विधि सहायता यानी मुफ्त में आपको फैसिलिटी कोई दी जा रही है, जो ऐसा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप वो करने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी सरकार सहायता करती है। उसके बाद इसमें क्या आता है 40 में मैंने क्या बताया था, पंचायत का क्या मैंने बताया था कि इसे रखने मतलब इसे कहाँ रखना है, इस बात पर बहुत ही ज़्यादा बहस हुई कि इसे कहाँ रखा जाए। कुछ लोगों का कहना था कि इसे मूल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें रखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था नहीं इसे वहाँ नहीं रखेंगे, तो ये फिर एकदम कंपलसरी है। और सब जगह तो पंचायत नहीं है, क्योंकि गांव में तो कुछ गांव में आज भी पंचायत है, कुछ में आज भी नहीं है। जैसे कि राजस्थान वगैरह में आज भी पंचायत सिस्टम रहता है, लेकिन बाकी सब जगह पे ऐसा नहीं है, कुछ है कहीं नहीं है। और शहरों में तो पंचायत होते नहीं, वहाँ नगर पालिका होती। तो इसलिए ये सब देखते हुए इसे कहाँ रखा गया, भाग 4 में रखा गया कि जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ इसे फॉलो किया जाए, अगर नहीं है तो ना करें। और ऐसा भी नहीं कि आप इसको करने के लिए एकदम फोर्स है कि नहीं आप करेंगे तो करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो कल हमने कितना पढ़ा था, 36 से लेके 40 तक पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन पूरा हुआ। अब हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि हम भाग 4 पढ़ रहे हैं। भाग 4 में 36 से लेके 51 है, यानी 36 से लेके 51 आर्टिकल हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 36 से लेके 40 तक पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हम 41 पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, 41 से पढ़ेंगे। तो 41 क्या है, कुछ दशाओं में। कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में जो सरकार होती है वो हमारी सहायता करती है। यहाँ पे 41 में ये कहा गया है कि कुछ दशाएं यानी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ लोग कुछ की ऐसी मतलब कुछ ऐसे लोगों को जो सरकार है वो फ्री में हेल्प करती है। तो वो कुछ लोग कौन है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो वो अब मैं बता रही हूँ, वो देखना है। तो वो कुछ लोग कौन है, पहले है बूढ़े जो होते हैं, बूढ़े यानी कि बुजुर्ग, हमारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो लोग, उनको हेल्प करना। और दूसरे होते हैं विकलांग। विकलांग यानी कि उन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं। और उसके बाद आता है शिक्षा। अब इसमें देखिए बुजुर्ग, जैसे कि जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, अभी वो काम नहीं कर सकते, 60 साल से ज़्यादा हो गई उनकी सिचुएशन, अब उनकी बॉडी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है और किसी की भी नहीं करेगी। एक उम्र के बाद एक इंसान की बॉडी सपोर्ट करना छोड़ दे तो उनका फिर खाना रहना, उनको कैसे रहेंगे। तो उनको जो सहायता देने के लिए, उन्हें सहायता देने के लिए, जैसे कि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो उनकी भी तो ज़रूरतें होती हैं। तो उन ज़रूरतों को जो वो उनकी मतलब नेसेसरी जो उनको ज़रूरत लगती है वो कम से कम पूरा हो सके, उसके लिए गवर्नमेंट क्या देती है, क्या देती है, पेंशन देती है उन्हें। क्या देती है, पेंशन देती है उन्हें, ताकि वो उस पेंशन के थ्रू अपना जो खर्च है वो चला सके, वो उन्हें थोड़ी फैसिलिटी मिल सके कि वो अपने लिए जो मतलब जो भी करना चाहते हैं उस पैसे से वो करें, उनको फैसिलिटी देने के लिए। तो कुछ दशाओं में बुजुर्ग होते हैं। और उसके बाद हमारे विकलांग यानी दिव्यांग जो होते हैं, उन्हें जैसे कि आपने भी देखा होगा कि वो साइकिल वगैरह देते हैं
ताकि वो एक जगह पे, कुछ लोग की ऐसी सिचुएशन होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें प्रॉब्लम, मतलब नहीं जा पाते हैं अगर विकलांग पैरों से रहते हैं तो उस सिचुएशन में उन्हें साइकिल देती है ताकि वो जहाँ जाना चाहे वो अपना खुद कुछ अपनी हेल्प कर सके। तो उन्हें क्या देती है? साइकिल देती है, उन्हें साइकिल देती है, ताकि वो भी फ्री में ही देती है। क्या उनके लिए वो पैसा पे करते? नहीं, ये भी फ्री में गवर्नमेंट देती है, ये भी फ्री में ही देती है। और शिक्षा का क्या हो गया कि जब ऐसा बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, तो वो मतलब बैठे बैठे भी, एक इंसान अगर बैठा रहे, खाली बैठा रहे, तो उसके दिमाग में बहुत सारी गलत और सही बातें तो कम ही आती है, इस गलत बातें ज़्यादा आती है। तो उस उम्र में ना वो काम कर सकते हैं, तो घर पे बैठ के खाली ऐसा ही होता है कि वो फालतू काम ही, मतलब फालतू बातें ही उनके दिमाग में आती हैं। और एक अकेले भी रहते हैं वो उस समय, क्योंकि उस यंग जो रहते हैं वो ज़्यादातर जॉब पे आजकल जाते हैं, तो बुजुर्ग एक तरह से पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं। तो उस सिचुएशन को भी देखते हुए गवर्नमेंट उन्हें क्या कर रही है, ये जो है वो बुजुर्गों को शिक्षा देने के लिए, बुजुर्गों को शिक्षा देने के लिए, ताकि वो भी कुछ एजुकेटेड हो जाए। जो नहीं एजुकेटेड हैं वो कुछ, अगर वो पढ़ेंगे तो वो सही गलत का फैसला कर सकेंगे। और ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोलेगा तो बस उसी एक फ्लो में रहने का कि हाँ सब उधर जा रहे हैं तो मैं भी उधर ही जाऊंगा। नहीं, वो सही गलत सोच सकेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, वो एक तरह से डिसीजन लेने में उनको हेल्प होगी। जैसे कि अभी देख लीजिए केरला में हमारे अभी एक बुजुर्ग महिला ने 105 साल की थी। बहुत सारे लोग बोलेंगे अब इस उम्र में क्या पढ़ना, लेकिन उन्होंने उस उम्र में एक रिकॉर्ड बनाया। चौथी की पांचवी उन्होंने, इस एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन कुछ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया ना। 105 साल एक उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में लोग बोलेंगे अब तो उनको अब क्या पढ़ना है, अब क्या करेंगे पढ़ के, अब तो उन्हें जाना ही है इस दुनिया से। तो ऐसा नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जिस भी उम्र में पढ़ना चाहें उस उम्र में पढ़ सकते हैं। आप अगर शिक्षित होंगे तो चाहे जिस उम्र में भी होंगे, उस उम्र से ही आप एक अच्छी सोच लेने, मतलब सोचना शुरू करेंगे। लोगों का अच्छा बुरा, अपना अच्छा बुरा ये सोच सकेंगे। तो उन्होंने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया कि हाँ उम्र ने, उन्होंने ये दिखाया है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पर आप जब पढ़ना चाहे तब पढ़ सकते हैं। तो ये 3, इसमें कुछ दशाओं में ये 3 आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी तरह से गवर्नमेंट मतलब देती है फैसिलिटी। उसके बाद जो 42 हमारा है वो क्या है? मनोचित और प्रसूति सहायता। मनोचित और प्रसूति सहायता, उसके साथ ही न्याय संगत। इसमें क्या है, जैसे कि देख लिए अब ये ऐसे मतलब समझ में तो नहीं आ रहा होगा ना आपको कि ये मनोचित क्या, यानी एक इंसान को उसके मन के हिसाब से काम करवाया जाए, ना कि उससे बेगारी करवाया जाए। ये नहीं हो सकता है, उसके मन के हिसाब से उससे काम करवाया जाए। जैसे कि अभी सोच लीजिए कि अगर एक गर्भवती महिला है तो उससे 3 महीने के बाद लगभग उसकी, जब प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले उसकी हालत ऐसी नहीं रहती है कि वो काम कर सके। उस सिचुएशन में आप ये सोचें कि नहीं, उनसे भी उतना ही काम करवाया जाए, उतना ज़्यादा ही हैवी वर्क करवाया जाए जैसे बाकी सब कर रहे हैं। तो वो तो उनके मन के हिसाब से नहीं हो गया ना, उनकी बॉडी और बच्चे को भी इफेक्ट करेगा। तो उस सिचुएशन में मनोचित, यानी उस सिचुएशन में उससे कुछ समय के लिए छूट दी जाए कि जो, या फिर कोई मान लीजिए मेल ही है, वो कुछ बीमार है और उसे हैवी वर्क, यानी जैसे कि अभी नीचे लेवल के काम रहते उसमें ज़्यादातर जो मतलब नीचे लेवल के काम होते हैं उसमें ज़्यादातर मजदूर वर्ग में हमाली का काम जो होता है उसमें ज़्यादातर फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए। और अगर वो इंसान बीमार है उसके बावजूद भी आप उसको कहें कि नहीं वो वही करेगा और उसको कर रहे, तो वो तो उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं देगी। अगर वो बीमार है तो आप उससे उतना ही वजन काम करवाएंगे तो क्या वो ठीक भी नहीं हो पाएगा एक तो, और एक तो वो कर भी नहीं पाएगा। उस सिचुएशन में उससे थोड़ा हल्का काम जो वो बैठ के आराम से कर भी सके और उसका मतलब जॉब भी ना छूटे, वो जॉब भी कर सके और आपका भी काम हो और उसको भी थोड़ा आराम मिल जाए ताकि वो उसकी हेल्थ ठीक हो सके।
और उसके बाद आता है प्रसूति सहायता, यानी गवर्नमेंट ऐसी जो हमारी महिलाएं होती हैं उनको छूट दे, मतलब ऐसी फैसिलिटी दी है कि जब वो गर्भवती होती है, प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले उनको 3 महीने की छुट्टी दी जाती है। उसके साथ ही प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद तक भी उनको छुट्टी दी जाती है और उतने 6 महीने की सैलरी उनकी नहीं काटी जाएगी। ऐसा हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप उनकी सैलरी ना काटें, उन्हें सैलरी दें, ताकि उन्हें ऐसा ना रहे कि अगर सैलरी नहीं देंगे तो उनके मन में अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो फिर वो अपनी बॉडी पे मतलब एक प्रेशर डाल के बोलेंगे नहीं, अगर घर की सिचुएशन सही नहीं है, मेरा जाना ज़रूरी है, तो वो आएंगे। उस सिचुएशन में उस बच्चे के ऊपर इफेक्ट जाएगा। तो इसको देखते हुए कहा गया कि आप उनकी सैलरी ना काटें। और ऐसा बहुत सारे स्टेट करते भी हैं कि उन्हें बहुत मतलब प्राइवेट जॉब में नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें सबको ये फैसिलिटी दी जाती है कि उनको उस दौरान वो ये फैसिलिटी दी जाए। और ये ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे बच्चे पैदा करें तभी आपको उतनी वही फैसिलिटी मिलेगी, नहीं। गवर्नमेंट ने कहा कि ये सिर्फ आप 2 बच्चों तक ही ये फैसिलिटी दें, 2 से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 2 से ज़्यादा अगर बच्चे पैदा करें फिर भी आप उन्हें 6 महीने की लीव दें, नहीं, ऐसा नहीं है। उस सिचुएशन के बाद उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो ये ज़्यादातर राज्यों में है और सरकारी में तो सारी गवर्नमेंट जॉब में तो सब में ही है, लेकिन प्राइवेट वाले बहुत ही कम लोग ऐसी फैसिलिटी देते हैं। और उसके बाद आता है न्याय संगत, यानी जो काम जिस काम के मतलब जो जिस लायक है उसको उसी लायक उसको काम दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो आपको एकदम लोअर लेवल का काम दिया जाए। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन भी एकदम लो लेवल का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि जैसा आप काम कर रहे हैं उसी लेवल का आपका एजुकेशन हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत एजुकेटेड हो आपको एकदम लो लेवल का काम दिया जाए, ना, बल्कि एक न्याय संगत तरीके से उन्हें काम भी मिलना चाहिए। तो ये तो हमारा हो, और ये हुआ हमारा आर्टिकल 42। और अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 43। इसमें क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी। इसमें क्या आता है, निर्वाह योग्य मजदूरी। इसमें ये कहा गया है कि आप किसी को कम से कम इतनी तो सैलरी, जैसे कि इसके पहले जो हमारा 25 था, 25 नहीं 23 में क्या कहा गया कि आप बल का प्रयोग करके किसी से काम नहीं करवा सकते और बिना पैसों के तो बिल्कुल नहीं। तो उस सिचुएशन में उन्हें ये कहा गया कि आपको कुछ पैसे देने, यानी आप कम से कम भी देंगे तो कोई बात नहीं, और अगर आप नहीं देंगे तब आपके ऊपर मतलब केस किया जाएगा, लेकिन कुछ देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें ये कहा गया कि आपको कुछ नहीं बल्कि कम से कम इतना देना है पैसा कि जो इंसान उस सैलरी को ले रहा है उसका जीवन निर्वाह हो सके उतने पैसे में। तो उसके साथ ही इसमें और एक क क्या कहा गया है, जो मतलब 43 का क है, इसमें 2 है। क में क्या कहा गया है कि कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी ये क्या है कि जैसे कि हमारे वर्कर होते हैं, उनसे आप कंपनी का कोई डिसीजन ले रहे हैं जो उनके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। वैसे तो सारे चीज़ें ही इफेक्ट ज़्यादातर जो हमारे मजदूर होते हैं उनके ऊपर होते ही हैं। तो जब कुछ ऐसा आप ले रहे हैं डिसीजन, तो उनसे भी उनकी राय पूछें कि क्या ये सही है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि कंपनी सिर्फ अपने मन की नहीं कर रही है, मुझसे भी पूछ रही है, वो कंपनी को अपना समझेंगे। और जब एक मजदूर और कंपनी को अपना समझेगा तो वो अपना समझ के काम करेगा, तो वो कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये कहा गया है, ये बाद में जोड़ा गया है, तो इसलिए क है जो बाद में जोड़ा जाता है वो क ए बी ऐसा मतलब अलग अलग लेटर्स में दिखता है। तो ये बाद में जोड़ा गया है कि आप मजदूरों से पूछिए, उनकी भी सलाह लीजिए कि क्या ये सही रहेगा। जैसे कि हमारे घर में भी लोग आपस में कोई डिसीजन रहता है तो सब बड़े मिलकर आपस में सलाह मशवरा करने के बाद कुछ डिसाइड करते हैं, वैसे ही जो हमारे मजदूर हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी के मालिक हैं आप तो आप अपने आप ही जो डिसीजन लेते चले जाएं, आप मजदूरों से ना पूछे।
ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, बल्कि उनसे भी उतना ही पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जो बीएसएनएल है, ये ज़्यादातर अपने शेयर है ये प्राइवेट में मतलब बेच चुका है। तो क्या उसने अपने कामगार यानी अपने मजदूरों से पूछा है कि मैं आप मतलब हमारे शेयर मैं प्राइवेट कर रहा हूँ पूरी तरह से? नहीं। तो ऐसा नहीं करना है हमें, बल्कि उनसे भी पूछना है। और अगर पूछेंगे लोग, हमें हमारी कंपनी या कोई भी कंपनी है उसे अगर अपना समझेंगे और हम उनसे मिलजुल के रहेंगे तो कंपनी के लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छा है। और उसके बाद इसमें जो ख है, ख क्या कहता है कि सहकारी समिति। सहकारी समिति ये कैसा है कि आप जो है ऐसा मतलब मान लीजिए कि कोई गांव है, उसमें सरकार कोई डेवलपमेंट करना चाहती है, तो वहाँ के लोगों को ही, कुछ ऐसे लोग जो मतलब एजुकेटेड हों और वहाँ पे मतलब वहाँ के एरिया के बारे में और सब चीज़ के बारे में बराबर से नॉलेज हो उन्हें, तो वैसे कुछ 10-15 लोगों को मिलाकर एक कोऑपरेटिव, सहकारी यानी कोऑपरेटिव यानी मिलजुल कर उन्हें बनाए, ताकि वो ही वहाँ पर डेवलपमेंट करें और सरकार सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्शन देगी कि ये करना है ये मत करो, ऐसा मतलब उन्हें बस इंस्ट्रक्शन दे। और वहाँ पे डेवलपमेंट या जो भी चेंजेस करने का काम है, कोई गांव है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे वहाँ के लोगों को ही अगर अपॉइंट किया जाए तो वो वहाँ की सिचुएशन को हमसे बेहतर जानेंगे, क्योंकि वो वहीं रह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव। लोग मिलकर वहाँ कुछ लोगों को मिलाकर वहाँ पर इकट्ठा किया जाए, वही वहाँ का चेंजेस करे, वहाँ पे डेवलपमेंट लाए। तो 43 में ये ख हो गया ये, यानी बी हो गया ये। अब हमारा आता है 44 हमारे लिए, ये तो इसमें ये देखिए ये महिलाओं के लिए है, क्योंकि ये महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल जोड़ा गया है इसमें कि उनको हेल्प मिले। अगर वो मतलब एक एम्प्लॉय बन रही हैं तो उन्हें हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। उस दौरान अगर उन्हें हेल्प मिलेगी तो वो और अच्छे से आगे बढ़ेंगी, अगर नहीं दी जाएगी तो उनका आगे बढ़ना तो बहुत ही मुश्किल होते जाएगा उनके लिए। सो ये महिलाओं को ध्यान। और इसके बाद आता है हमारा 44 जो आर्टिकल है, इसमें क्या है, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता में क्या है कि इसमें जैसे 4 चीजें आती हैं, तो समान सिविल संहिता को एक और हम समान सिविल संहिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल लॉ। इसमें कैसे 4 आते हैं, तो 4 क्या है, पहला क्या आता है हमारा, पहला है विवाह, दूसरा तलाक, शादी होगी तो तलाक भी होगा ही, तीसरा है वसीयत और चौथा है गोद लेना। समान सिविल संहिता में यह है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके जो शादी के नियम हैं, नियम यानी हमारे जो रीति रिवाज है वो वाले नहीं, जो सबके लिए शादी, जैसे कि हमारे हिंदुओं में ये नियम है कि एक शादी कर सकते हैं आप, दूसरी शादी नहीं कर सकते, जब तक पहली पत्नी जिंदा है तो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन जो हमारे मुस्लिम हैं उनका क्या नियम है कि आप एक पत्नी के रहते दूसरी शादी किन किन सिचुएशनों में कर सकते हैं, अगर पहली पत्नी मर गई हो या फिर पहली पत्नी को बच्चे ना हो रहे हों, और उसके बाद आप दूसरी पत्नी रखना चाहते हैं पहली पत्नी के रहते हुए भी, तो आप पहली पत्नी से लिखित लें कि मैं दूसरी पत्नी को रखना चाहता हूँ, तो उन सिचुएशन में आप रख सकते हैं। तो ये 2 तरह के नियम हुए। तो इसलिए हमें ये मतलब समान सिविल संहिता में ये कहा गया है कि आप दोनों, अगर समान सिविल संहिता लागू की जाएगी तो उस सिचुएशन, अभी तो लागू नहीं है लेकिन गवर्नमेंट अभी ये लाने की प्रोसेस में है कि हाँ इसे लागू किया जाए, जिसके खिलाफ बहुत सारे मतलब अभी तो सुनने में आते ही हैं कि उनके ये तो वो बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर एक समान सिविल संहिता सब पर लागू होगी तो आप
जैसे मुस्लिम चाहे वो अपना जैसे मौलाना के सामने कबूल है करके अपना निकाह कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और हमारे हिंदुओं का वो अपना जो भी साथ या जो भी वो फेरे वगैरह होते हैं वो अपना लेके कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होएगा। लेकिन आप जो ये बीवियाँ रखने की यानी पत्नियाँ रखने की जो छूट रहती है कि इनसे, वो सब में सेम हो जाएगा। यानी अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, अगर करना है तो इतना ही करना है, दोनों का सेम हो जाएगा उस सिचुएशन में। ये विवाह का होगा। और दूसरा हमारा क्या आता है, तलाक। तलाक में अभी जल्द ही में आपने सुना होगा कि 3 तलाक खत्म कर दिया गया, लेकिन 3 तलाक नहीं खत्म किया गया है। तीन तलाक में भी 3 तरह के हैं। तलाक़े बिहदत और जो था वो खत्म कर दिया गया है। इसमें सब तीनों तलाक नहीं खत्म किए गए, जो कि हम सुनते हैं कि 3 तलाक खत्म हो गया। 3 तलाक नहीं खत्म हुआ, उसमें एक तलाक़े बिहद था वो खत्म किया गया। उसके दौरान आप ऐसा था कि आप एक बार में इंस्टेंटली अगर आप 3 बार एक बार तलाक 3 बार बोल रहे तो आपका खत्म हो गया, तलाक हो गया। लेकिन उसे ख़त्म इसलिए किया गया, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी भी था। वो महिलाओं का जो था वो उनके जो महिलाएं थी उनके तो अधिकार का ये हनन हुआ ना। अगर मतलब अगर ये विवाह में भी आप देख लीजिए, अगर पुरुष कहें कि मुझे 5 महिला मेरी पत्नी रखना मेरा अधिकार है, तो ऐसे ही महिलाओं को भी मिलना चाहिए ना कि वो भी 5 पति रख सकती हैं या 6 पति रख सकती हैं, उनको भी उतना अधिकार मिलना चाहिए। तो अब उस सिचुएशन में आप कहेंगे कि नहीं, वो नहीं सही है। एक पुरुष उस बात के लिए नहीं अलाउड करेगा कि हाँ मेरी जितनी पत्नियां उतने तेरे पति भी होने चाहिए, नहीं, वो गलत है। लेकिन जो वो करते हैं वो सही है। तो ये तो उस हिसाब से जो हमारा आर्टिकल 15 है उसमें क्या कहा गया है कि लिंग, जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या कहा गया है कि लिंग का भेदभाव भी आप नहीं कर सकते। तो ये तो लिंग का भेदभाव ही हुआ ना, ये तो पूरी तरह से लिंग का भेदभाव हो गया। उसी तरह से ये जो इसके खिलाफ बहुत सारे ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये तो लिंग का भेदभाव हो गया। और ये भी कहा गया है, इस पे आजकल वैसे ही बिना मतलब का ही जो भी प्रोटेस्ट हो रहे बेकार है, क्योंकि 25 में कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता है, तो वो तो आपकी ख़त्म नहीं की जा रही है। धार्मिक जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो तो वैसे ही है। और तलाक का जो मैंने कहा कि ये तो अगर एक पुरुष एक बार में 3 बार तलाक बोलने से उसकी शादी खत्म हो जा रही है, तो एक महिला के तो अधिकारों का ये हनन है। क्या उसको हमेशा इस बात का डर नहीं लगा रहेगा कि मेरा जो भी हस्बैंड है वो कभी भी मुझे तलाक दे सकता है, और इंस्टेंटली एकदम 3 बार लगातार तलाक बोला और शादी खत्म। तो ये तो उनको हमेशा डर, वो एक तरह से अनसिक्योर फील करती थी। तो इस बात को देखते हुए 3 तलाक में तलाक़े बिहद जो था वो ख़त्म किया गया है। 3 तलाक नहीं ख़त्म किया गया, उसमें 3 तरह के। एक ऐसा है कि आप 90 दिन के बाद, 90 दिन के मतलब आपको टाइम दिया जाएगा, उसके दौरान आप तलाक बोलते हैं, उसके बाद तो आपका ख़त्म हो जाएगा। और एक ऐसा है कि 30-30 दिन का गैप करके आप 3 बार तलाक बोल रहे हैं, उसके बाद आपसे मौलाना साहब पूछेंगे कि मतलब आप नहीं रहना चाहते हैं तो ये शादी मतलब ख़त्म की जाएगी। वैसे तो मुझे ज़्यादा ये सब मालूम नहीं है कि हाँ किसके कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से एक आइडिया मैं बता रही बस। जिसको अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं गलत बता रही तो उसके लिए सॉरी, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस पढ़ाने के लिए बता रही, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है वसीयत। वसीयत में ऐसा है कि अगर हमारे हिंदुओं का ऐसा है कि अगर पिता की मृत्यु हो गई है और बच्चा अगर गर्भ में है, तब अगर पहले ही मृत्यु हो गई और दादा मतलब है, तो ऐसा नहीं है कि दादा ये कह सकता है कि इस बच्चे का अधिकार नहीं है इस प्रॉपर्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिता की मृत्यु हो भी गई है, उसके बाद बच्चा जन्म ले रहा है, तब भी उसकी प्रॉपर्टी में उस बच्चे का हक पूरा है। लेकिन अगर ये हमारे जो मुस्लिम धर्म में ऐसा है कि अगर दादा है और पिता जो रहते हैं बच्चे के, उनकी मृत्यु हो जा रही है, इवन अगर बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद भी बच्चा छोटा है, तो वो दादा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी उस बच्चे को उसके पिता की मृत्यु के बाद उसको नहीं मिलेगी, वो दादा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। तो ये एक तरह से यहाँ पे गलत है। वैसे ही मुसलमानों में ऐसा है कि पिता की जो भी प्रॉपर्टी रहती है उसमें लड़का और लड़की दोनों का समान रहता है, जो भी हक है दोनों को बराबर दिया जाता है। लेकिन हमारे हिंदुओं में ऐसा रहता है
कि लड़कियों को उस पर कोई हक नहीं है, सिर्फ जो भी है प्रॉपर्टी माता पिता की उसमें लड़कों का ही हक है। जो अब संशोधन करके चेंजेस किया गया है कि वो जितना हक लड़के का है उतना ही हक लड़कियों का भी है माता पिता में, तो प्रॉपर्टी में। तो ये जो अब चेंजेस किया गया है वो हिंदुओं में भी अब चेंज कर दिया गया है। तो इस सिचुएशन में अब ऐसा बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया जा रहा है। अब हमारा आता है गोद लेना। गोद लेना में क्या है, जैसे कि अगर मैं मान लीजिए मैं 24 साल की हूँ और मैं अगर किसी बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 23 साल के बच्चे को गोद ले लूँ, ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी को गोद लेना है तो मेरे और उसकी उम्र में, उस बच्चे की उम्र में कम से कम 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। वो 21 साल छोटा होना चाहिए। उसके और मेरी उम्र के बीच में 21 ईयर का गैप होना चाहिए। वो मुझसे 21 ईयर छोटा होना चाहिए, तभी ही मैं उसको गोद ले सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझसे 1 साल छोटा हो तो भी मैं गोद ले लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही गोद लेने में ये दोनों के लिए समान नियम है कि आप 21 साल छोटे यानी 21 ईयर छोटे ही बच्चे को आप गोद ले सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा आर्टिकल 44। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 45। इसमें क्या कहा गया है, 6 साल से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें शिक्षा दी जाएगी। ये पहले 45 में इसलिए रखा गया था, इसे डीपीएसपी में इसलिए रखा गया था क्योंकि जब देश हमारा 1950 में आज़ाद हुआ था उस समय हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम सबको मुफ्त में शिक्षा दे सके, क्योंकि हम अभी अभी आज़ाद हुए थे और एक गुलाम देश थे। तो उसकी वजह से हम हमारी फाइनेंशियल जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि हम सबको फ्री में एजुकेशन दे सके। इसलिए यहाँ पे इसलिए रखा गया था कि जो दे सकता है वो दे। लेकिन अब इसे संशोधन करके 86 अमेंडमेंट के तहत इसे 2002 में 21 के क में रख दिया गया है अब, जिसके तहत वहाँ पे आपको मुफ्त शिक्षा 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को देना ही देना है, क्योंकि अब हम इस लायक बन चुके हैं कि हम शिक्षा मुफ्त दे सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें एक और कहा गया है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी, शिक्षा के साथ साथ आपको स्वास्थ्य भी देना है। तो इसमें एक देखिए, ये 6 साल तक के पहले और 14 साल, जब तक बच्चा इस 6 साल के बीच में है उस समय आपको उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत ही वीक होते हैं और उनका अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो वो स्वस्थ और हेल्दी, या फिर हेल्दी हिंदी में मतलब इंग्लिश में, अगर इस समय उन्हें उनके हेल्थ का ध्यान देना है कि उनकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो इसके बाद जो 6 साल से 14 साल के बीच में है उन्हें एजुकेशन देना है। क्या देना है? एजुकेशन देना है। यहाँ पे सरकार उन बच्चों की हेल्थ की रक्षा करेगी और यहाँ पे उनके एजुकेशन का, ताकि कम से कम वो इतना तो पढ़ ले कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वो जान सके, वो पढ़ सके, एकदम से ही अनएजुकेटेड ना रहे। और इसमें उन्हें क्या दी जाती है, प्राइमरी जो प्राथमिक जो मतलब शिक्षा होती है वो उन्हें दी जाए, प्राथमिक शिक्षा उन्हें दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ग्रेजुएशन करवाया जाता है, ऐसा नहीं है। 14 साल के बच्चे को आप करवा भी क्या सकते हो, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। आज हमने क्या पढ़ा, 41 में कुछ दशाओं में सरकार सहायता करेगी, जैसे कि बुजुर्ग हो, विकलांग हो, या फिर शिक्षा में जो बुजुर्गों को शिक्षा दी जाएगी उसमें सहायता करेगी, फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और 42 में हमने क्या पढ़ा कि मनोचित और प्रसूति सहायता और न्याय संगत तरह से आपकी सहायता की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि प्रसूति यानी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को हेल्प की जाएगी, मनोचित यानी जो मतलब जैसी सिचुएशन उस हिसाब से उन्हें काम दिया जाएगा, और न्याय संगत यानी जिस लेवल, जितना आप एजुकेटेड हैं जिस लेवल के, उसी लेवल का आपको काम दिया जाएगा। 43 में है निर्वाह योग्य, कम से कम आपको इतना तो सैलरी दी जाए कि आपका जीवन जो
रहना खाना पीना वो तो हो सके। और इसमें मैंने कब बताया कि कामगारों की जो भागीदारी है उससे जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें उनसे भी सलाह मशवरा लेंगे। उसके बाद सरकारी सहमति को मैंने क्या कहा कि गवर्नमेंट ऐसा करती है कहीं कहीं पर कि वहीं के लोगों को अपॉइंट करती है, वहीं के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद 44 में क्या बताया, समान सिविल संहिता, यानी सब पे हिंदू या मुस्लिम हो सबके जो शादी तलाक या फिर जो भी बच्चा वसीयत ये सबके नियम एक जैसे होंगे, उसमें हमारे रीति रिवाज चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो शादी करते थे जिस तरह से वैसे नहीं करेंगे या फिर हिंदू जैसे करते, जो भी धर्म में जैसे शादी होती थी वो वैसे ही होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बस शादी के बाद मतलब जो भी 1 बीवी 2 बीवी या फिर तलाक का जो नियम रहता है उसके बाद आप सीधे जाके कोर्ट में ही तलाक ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब अगर ये लागू होगा तो आप सबको, हिंदू या मुस्लिम हो, सबको जाके तलाक कोर्ट से ही लेना पड़ेगा। तलाक हो या फिर वसीयत का हो, सब कुछ एकदम सेम होगा हिंदू या मुस्लिम। और उसके बाद 45 में मैंने क्या बताया, 6 साल तक से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा सरकार प्रोवाइड करवाएगी, जिसमें जब से बच्चा पैदा होने के पहले से लेके 6 साल तक उसकी जो हेल्थ है उसका ध्यान देगी। और उसके बाद 6 साल से 14 साल के बाद उसको एजुकेशन, मतलब 14 साल तक उसे एजुकेटेड जो भी एजुकेशन है प्राइमरी की वो उसे देगी फ्री में, वो भी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा, आपको सहायता दे रहा, आपको समझ में आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, जिससे लोग एजुकेटेड हो, अपने देश के नियम कानून को जानें। और आप भी पढ़िए और आपकी जो आस पड़ोस में है, आपके फ्रेंड हैं, जो भी है, उनको पढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए। मेरा यही नियम है कि सबको पढ़ना चाहिए, वो भी फ्री में मिलना चाहिए। तो अगर आप पढ़ाएं तो और भी अच्छी बात, और अगर नहीं तो मेरा वीडियो शेयर करने का पूरी कोशिश करें। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों ही करना है। अब आपको, हम एक फैमिली है तो रोज़ रोज़ ये बात, मैं अगर कुछ भूल जा रही या फिर मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो आपको कमेंट करके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी है, ताकि मैं उसे सुधार सकूं।